श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के टेक अवेज बहुत सारे हमने लिए हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। अर्जुन जी के डिस्प्ले, उनके इलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम उस संसार में प्रवेश कर पाए हैं जहां पर जीवन की हर घटना का वास्तविक रहस्यात्मक उद्गम है। संसार है वो मन का और संसार है वो प्राण का। और जब उस संसार में हमने प्रवेश किया है तो हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जानी हैं जो हमारी समझ में इससे पहले नहीं आती थी। जो हमारे स्थूल अनुभव हैं, जो भी समझ है हमारी जीवन की, उसको एक नया आयाम मिला वजह से। So when we understood that concept of the mind and energy, प्राण, तो उसमें हमने ये देखा कि एक ऐसा स्थान है ऊर्जा संगठन में जिसको हम कह देते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। अब चक्र की तरह ऊर्जा जब ऊपर की ओर चलती है अपने एक पेड़ के अंदर, जैसे उसके जैविक रसों को ऊपर लेके जाने की जो एक तंत्रिका प्रणाली है, बिल्कुल वैसे ही ऊर्जा को ऊपर लेकर जाने का एक सिस्टम है। तो इसमें भी एक वर्लपूल जैसे चलते हैं, बीच बीच में हर जगह चल रहे हैं छोटे छोटे चक्र, ऐसा आप जानिए। लेकिन ये चीफ जो चक्र हैं, इनमें से एक ऐसा चक्र हमने देखा जिसको कहा गया स्वाधिष्ठान चक्र। स्व का अधिष्ठान, यानी कि स्व कहकर जितनी भी चीजें आप उसमें सम्मिलित कर ले वो सब कुछ इसका अधिष्ठान है ये चक्र। एंड स्व यानी सेल्फ, सेल्फ का अर्थ हुआ मन, माइंड। माइंड यानी सब कुछ, एवरीथिंग दैट यू बिलीव योरसेल्फ टू बी, एवरीथिंग दैट यू अंडरस्टैंड लाइफ टू बी, एवरीथिंग दैट यू परसीव as your experience or the events around you or your relationships with yourself as well as other people and the world around, मतलब सब कुछ, जितना कुछ भी आपके स्व में सम्मिलित आप माने, जाने, समझे, पहचाने, वो सब कुछ स्वाधिष्ठान चक्र है। तो स्व कहकर जो चेतना आपके अंदर अपने आप को पहचानती है, मैं ऐसा या वैसा या वो या ये हूं, दैट इज योर स्वाधिष्ठान चक्र। अब यहीं से सारी कहानी आपकी आरंभ होती है, ऐसा आप समझ लें। और स्वाधिष्ठान चक्र अभी का नहीं है। स्वाधिष्ठान चक्र आपकी पिछली सारी यात्राओं के समरी के रूप में आपके सेल्फ के आइडिया को जैसा आपने स्वीकार किया है, जैसा आपने बनाया है, वही आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत होकर आपको अनुभव में आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक ऐसे विषय पर काफी बात की है जिसके विषय में मैं आज आपको एक बड़ी जबरदस्त डिस्प्ले दिखाऊंगी, 3 चरित्रों का, एक एक करके दिखाऊंगी। इसके विषय में जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार अब इस ट्रेट से भरे हुए लोगों से भरता ही चला जा रहा है। नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट्स इस संसार में प्रतिपल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा का तंत्र है इस समय का, इसमें आप ये देख लें कि इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें प्रदर्शन करने की, आकर्षित करने की, फॉलोअर्स ढूंढने की, इन्फ्लुएंस करने की, ये जो क्षुधा, ये जो भूख व्यक्ति के अंदर जगाई जा रही है। तो आप दो ही कैटेगरीज में हो सकते हैं, या तो आपके अंदर शो ऑफ करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, हर कुछ जो आप जीवन में जीते हैं वो सब कुछ आपको प्रदर्शित करना है, दूसरों को दिखाना है, सो दैट दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, और यू आर somebody who is going to be influenced। तो नार्सिसिस्ट्स या तो आप बनेंगे एक्टिवली, आप अपने आप को उस जोन में लेकर जाएंगे जहां आप नार्सिसिज्म को पालेंगे, पोसेंगे, या नार्सिसिज्म को पाले पोसे हुए लोगों के आप शिकार बनेंगे। इस बीमारी को, इस मैलेडी को समझना बहुत आवश्यक है, और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसको समझना बहुत ज्यादा आपके लिए, ऐसा समझ लें, इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य होता ही चला जा रहा है। अच्छा, तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जो सबसे पहला चरित्र है, आपको याद होगा, वो है धृतराष्ट्र। इनके क्वेश्चन से, इनके स्टेटमेंट से आरंभ होती है गीता। हालांकि वास्तविक गीता अभी तक आरंभ नहीं हुई है, कृष्ण ने कुछ नहीं बताया है। गीता के नाम पर जिस चीज को हम जानते हैं वो भी आरंभ नहीं हुई है, लेकिन हमें पाठ बड़े जबरदस्त यहाँ से मिल रहे हैं। धृतराष्ट्र एक प्रश्न पूछते हैं, यदि आपको याद हो या आपको पता हो, ना भी पता हो तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब महाभारत के युद्ध में भीष्म को फेटली इंजर किया गया, बड़ी जबरदस्त उनको चोट लगी, और इनके घायल होने की जो खबर थी, ये जब धृतराष्ट्र तक पहुंची और इन्हें समझ में आ गया कि तो बहुत जबरदस्त अनिष्ट हो गया है, और ये अनिष्ट केवल पितामह भीष्म के मरने का या उनके घायल होने का जो दर्द है, दुख है, कि केवल उसका अनिष्ट की आशंका नहीं है इनको। धृतराष्ट्र को आशंका अपने पुत्रों के लिए है कि भीष्म का ये जो कवच था, इनके लड़कों ने पहना था, ये कवच यदि टूट फूट गया तो अब मेरे लड़कों को कौन बचाएगा। तो ये जो इल ओमन है, ये जो जबरदस्त अपशगुन हुआ है भीष्म के गिरने के रूप में, इस अवस्था में जो ये आए हैं, इस अवस्था में ये जो कुछ बोलते हैं, ये प्रश्न आपको इनके विषय में बहुत कुछ बताता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि संजय जी से पूछते हैं, संजय जी जिनके पास है क्लेवॉयंस, जो सब कुछ देख सकते हैं, काल और देश की सीमा के परे, व्यक्ति की इंडिविजुअल आइडेंटिटी की
बंधन के परे, मतलब हर व्यक्ति के मन के अंदर जाकर वो जैसा सोच समझ रहा है, वो जैसा देख रहा है, मतलब उसकी हर अनुभूति, हर परसेप्शन, उसकी हर कॉग्निजेंस, हर जगह ये जा सकते हैं। इनकी एक्सेस अब हर ओर कर दी गई है। ऐसी स्थिति में जो संजय जी हैं, वेदव्यास जी की दी हुई कृपा से, इसमें ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय, द क्वेश्चन इज, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे वालों और पांडु वालों ने क्या किया? अरे क्या किया कि ये अनिष्ट हो गया, ये अनहोनी हो गई। सो दिस इज हिज क्वेश्चन। नाउ धृतराष्ट्र एक अंधे व्यक्ति हैं, पर इनका ये जो अंधत्व है, इनकी जो ब्लाइंडनेस है, ये हैंडीकैप केवल इनकी आंख का नहीं है, इनके व्यक्तित्व पर, इनकी चरित्र पर, इनकी अंतरात्मा पर भी अंधापन है। और ये महाभारत की आप पूरी कथा में आप यही देखते हैं कि इनके चरित्र का अंधापन, इनकी अंतरात्मा का अंधापन, ये इसको डिस्प्ले करते हैं, और वो डिस्प्ले यहाँ पर भी होता है। नाउ इनके नार्सिसिज्म के जो 3 प्रमुख ट्रेट्स हैं, जिनको आपको पहचानना चाहिए, और यदि आप इतनी अपने प्रति ऑनेस्ट दृष्टि रख सकें तो अपने अंदर, अन्यथा आसपास के लोगों पर तो जरूर ही आप दृष्टि डालकर इस तरह के नार्सिसिज्म को पहचानें। द फर्स्ट ट्रेट दैट ही डिस्प्लेज इज द विक्टिम माइंडसेट। कैसे? हाय भीष्म गिर गए, ये जो गाज सी गिर पड़ी है इनके ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे ये बेचारे, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर इसी विक्टिम माइंडसेट को पाला, हाय मैं बेचारा अंधा, हाय मेरे साथ तो नियति ने अत्याचार किया, हाय मेरे साथ तो लोगों ने भी अन्याय किया, क्योंकि इनको अंधा होने के कारण डिस्पाइट हिम बीइंग द एल्डर सन, इनको नहीं बिठाया गया था गद्दी पर। तो वो जो विक्टिम माइंडसेट, एक तो अपने फिजिकल अंधेपन से, प्लस इस बात से कि इनको लगता था कि आई एम एंटाइटल्ड, ये मेरा पद होना चाहिए था बड़ा भाई होने के नाते, परंतु मुझे नहीं दिया गया। तो ये जो विक्टिम माइंडसेट इन्होंने अपनी टॉक्सिक कुंठाओं के साथ अपने अंदर जिंदगी भर पाला पोसा है, उसी को ये अभी भी प्रदर्शित करते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब हाय मैं बेचारा। इनको दी गई थी दिव्य दृष्टि, ऑफर पहले इन्हीं के पास था कि तुम्हें दी जाएगी दिव्य दृष्टि, डिस्पाइट योर फिजिकल ब्लाइंडनेस यू विल बी अलाउड एक्सेस टू व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन द बैटलफील्ड ऑफ द महाभारत, बट ही डिनाइड, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ये नहीं देखना चाहते थे, ये फेस नहीं करना चाहते थे। सो नार्सिसिज्म देखिए क्या होता है। नार्सिसिज्म है अपने आप को स्वीकार न करना, एक ऐसे चरित्र को खड़ा कर देना, एक ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा कर देना जो व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि उसको अपने अंदर के दोष नहीं देखने, उसको अपने अंदर की कमियां नहीं देखनी, उसको वो कुरूपताएं नहीं देखनी जिनको वो ठीक नहीं कर सकता या ठीक करना नहीं चाहता। अपने आप को वो जिस परफेक्ट वर्जन में देखना चाहता है, उस पर वो काम नहीं करना चाहता, मतलब उसकी ओर वो काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपने आप को एक धोखे में रखना चाहता है। और धोखे में रखने के लिए कितने प्रकार के नार्सिसिज्म वो अपने अंदर डेवलप कर सकता है, इसके विषय में एक छोटा सा मैंने सीरीज आपके साथ शेयर की थी। सो विक्टिम माइंडसेट वाला जो नार्सिसिज्म है वो आप यहाँ देखते हैं, हाय मैं तो बेचारा हूँ, नियति का मारा हूँ, लोगों का मारा हूँ, और मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने जिंदगी भर पाला पोसा है। इनकी जो कुंठित महत्वाकांक्षा है, यहाँ पर भी उसी को डिस्प्ले करते हैं, अरे मैं तो बस यहाँ बैठा जा नहीं सकता हूँ, सुन ही सकता हूँ कि वहां क्या हुआ होगा, बताओ बताओ संजय क्या किया इन लोगों ने जिस पर मेरा कोई वश नहीं। पांडु के बेटों ने और मेरे बेटों ने ऐसा क्या कर डाला कि भीष्म की ये स्थिति हो गई। यहाँ पर ये अपना जो जिम्मेदारी है उसको नहीं लेते, ये स्थिति आई ही इनकी वजह से। विक्टिम माइंडसेट इनको अलाउ करता है कि ये अपनी उस कुरूपता को, अपनी उस जिम्मेदारी को स्वीकार न करें कि मैं जिम्मेदार हूं इस विनाश का, इस विध्वंस का, और सबसे श्रेष्ठ, सबसे वरिष्ठ कुरु का ये जो दुर्गति हुई है इस बैटलफील्ड में, जो मेरे बेटों और पांडु के बेटों के बीच में, यानी दो भाइयों के सेट्स के बीच में हो रहा है, और इसके दोनों ओर जो खड़े हैं वो भी इसी वंश के या तो लोग हैं या इसी वंश के शुभचिंतक हैं, अलग अलग रोल्स में। तो ये इनको नहीं स्वीकार करना है। सो विक्टिम माइंडसेट, इसको वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, आई एम सो हेल्पलेस, प्लीज टेल मी, संजय बताओ वहाँ क्या हुआ, इन लोगों ने क्या कर डाला, ऐसा कैसे कर डाला, जबकि सारी की सारी ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो मिसहैप है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो भूमिका है वो धृतराष्ट्र की ही है, कभी एक्टिव, कभी बिल्कुल पैसिव, कभी डिस्क्रीट, कभी बिल्कुल खुलकर। सो दिस विक्टिम माइंडसेट, इसको आप पहचान सकते हैं लोगों के अंदर। अपने आप को ये जो विक्टिम स्टोरी सुनाते हैं, ये उस जिस छद्म आवरण के अंदर अपने आप को छुपा कर रखते हैं, मैं तो बहुत बेचारा हूँ, उसमें से बाहर ही निकलने का प्रयास ही इसलिए नहीं करते क्योंकि बाहर निकलने का अर्थ है स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को ओन करना पड़ेगा, और फिर आप क्या नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, ब्लेम विक्टिम माइंडसेट नहीं प्ले करते। नाउ द सेकंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ब्लेम शिफ्टिंग। ये काम की जो भी
दिख रहा है, जो भी अवांछनीय, जो भी अनप्लेजेंट, दुखद आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें मेरी भूमिका क्या है वो मैं स्वीकार न करूं। नार्सिसिस्ट का सबसे पहला ट्रेट ये होता है कि वो अपराध बोध नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपराध बोध का अर्थ है अपने अंदर कमी स्वीकार करना। कोई भी कॉन्सिक्वेंस सामने आया, यदि वो अच्छा नहीं है और उसमें मेरी भूमिका है, यानी मैं परफेक्ट नहीं हूं, और परफेक्ट नहीं हूं ये नार्सिसिस्ट कभी अपने लिए स्वीकार नहीं करना चाहता। यदि मैं परफेक्ट नहीं हूं तो उसका कारण कोई और होगा, मैं नहीं हूं उसका कारण। इसीलिए वो विक्टिम माइंडसेट को अपने अंदर, इस मॉडल का जो नार्सिसिस्ट होता है अपने अंदर पालता पोसता रहता है, क्योंकि इसमें उसको जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, कोई दोष नहीं लेना पड़ता। यहां जो दुर्घटना हुई है, भीष्म जब इस तरह से घायल होकर बाणों से बंधे गिरे पड़े हैं, इसमें ब्लेम शिफ्टिंग जब ये करते हैं तो इनका स्टेटमेंट देखिए क्या है। स्टेटमेंट ये है कि मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अरे इन दोनों ने क्या कर दिया, मैं तो यहाँ कुछ कर नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा बेचारा अंधा, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। क्या किया इन लोगों ने, मेरा कोई दोष नहीं है, देखो इन्होंने किया है, जो भी किया है इन लोगों ने किया है। दूसरा फीचर स्वादिष्टान चक्र, आप याद रखें, स्व के अतिरिक्त मेरा का भी आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसको होल्ड करता है। तो मैं तो दोषी हूं ही नहीं, मैंने तो अपने आप को पहले ही से क्लीन चिट दे दी, लेकिन अब चूंकि बात दिखाई दे रहा है कि बेटों को तो क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे सकते, तो बेटों के दोष को मिनिमाइज तो मैं कर ही सकता हूं, या उसको थोड़ा सा उसकी धुलाई तो कर ही सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, पांडव यानी पांडु के जो बच्चे हैं, जिनका कोई दोष नहीं है इस युद्ध में आने के लिए, उनको केवल विवश किया गया है, और ये जितने भी षड्यंत्र हैं, जो कुछ भी इसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंटल रहा है इस युद्ध के पीछे, उसमें पांडु के बच्चों का कोई रोल ही नहीं है। इसके बावजूद अपने बच्चों के पाप को, अपने बच्चों के अपराध को, उनके दोष को, उनकी जिम्मेदारी को कैसे आप धोएं, इसके लिए वो ये कहते हैं, दोनों को इक्वल फुटिंग पे डाल देते हैं। मामकाः पांडवाः च एव, और उससे पहले समवेताः युयुत्सवः, दोनों बराबर से ईगर हैं। अपने आप को ये कहते हैं, ये स्टोरी कि दोनों बराबर से उत्सुक हैं, और इसलिए ये युद्ध हो रहा है। और इसके पीछे जो दोष है ना, ये है तो इन दोनों का, मतलब मैं बराबर बराबर बांटता हूं, ये मेरा या मेरे बच्चों का कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें, मतलब मेरा तो रोल है ही नहीं, मेरे बेटों का कोई स्पेशल इसमें अलग से रोल नहीं है, दोनों बराबर के साझेदार हैं। सो ब्लेम शिफ्टिंग फ्रॉम द रियल पीपल who should be accused to those who are not at all to be accused। या अब आप जब डिनाई नहीं कर सकते उनके रोल को, तो फिर उसको हल्का सा उसको जितना हल्का कर सकते हो उसको हल्का करते चले जाओ। ये मॉडल ऑफ नार्सिसिज्म भी आपको समझना पड़ेगा। व्यक्ति अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहता, एक्टिवली आपको दिखाई दे रहा है, या अपनी चॉइसेस से, या अपने एक्शन से, या अपने मेंटालिटी से, या बिल्कुल छुप कर अन्य लोगों को इंस्ट्रूमेंटल बनाकर वो कोई अपना एजेंडा लगातार रन कर रहा है, बड़ा कुत्सित है, बड़ा धूर्त है, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी जब उसके दुष्परिणाम सामने आएगा तो वो कभी अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि उसको अपने आप को बुलावा देना है कि आई एम नॉट एट फॉल्ट। और इसी के साथ साथ यदि जबरदस्ती ऐसी कोई स्थिति आई जाए कि जिसमें उसके मेरा माने हुए लोग सामने दिख रहे हैं कि इनका भी दोष है, तो ऐसा करो कि उनके बराबर इक्वल फुटिंग को उन लोगों को भी डाल दो जिनके लिए लोगों के मन में सिंपैथी हो, या जो साफ पता हो कि इनका कोई दोष नहीं है। क्या किया जा रहा है इस माध्यम से? अपने आप को धोखा दिया जा रहा है, एक हिपोक्रेसी को जिया जा रहा है। So the third trait, which is the most important trait of such narcissism, or in fact any narcissism, is hypocrisy and self-deception। धृतराष्ट्र अपने आप को छल करते हैं, अपने आप से छल करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को डिसीव करते हैं, अपने आप से सच नहीं बोलते, एक पाखंड को जीते हैं। ऐसा दिखाते हैं वो कि मुझे तो बड़ी चिंता है किसकी, एक तो है धर्म की बड़ी चिंता, और दूसरा है मुझे कुरु मर्यादा की, कुरु प्रतिष्ठा की, कुरु वंश की, कुरु गरिमा की बड़ी चिंता है। अच्छा, तो ऐसी चिंता थी तो ये कुरु वंश के जो पांडु के बच्चे थे, ये जीवन भर इतना इनको प्रताड़ित क्यों किया गया? इनकी एक्टिव चॉइसेस अगर आप महाभारत को देखें, जानबूझकर इन्होंने ऐसी स्थितियों में पांडु के बच्चों को आने दिया, या तो अपने एक्टिव निर्णय के द्वारा या अपने बच्चों के माध्यम से। इन्होंने ऐसी चीजें, ऐसी स्थितियां लगातार कॉज करवाई जिससे कि कुरु वंश के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं और जो धर्म के साथ खड़े हैं, जो एक्चुअल कुरु वंश की जो मर्यादा है उसको एक्चुअली संभालने वाले जो लोग हैं, उनको इन्होंने जिंदगी भर केवल प्रताड़ित करवाया है। देन द ग्रैंड सायर, द कुरु वंश के जो सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सम्मानित जो फिगर हैं भीष्म, इस आयु में उनको घसीट कर लाया गया है उस युद्ध में जो इनके लड़कों के द्वारा कॉज किया गया। और उस युद्ध के पीछे सारी जो चीफ भूमिका है वो धृतराष्ट्र की, स्वयं की कुंठा, उनके खुद की टॉक्सिक हिपोक्रेसी की है। तो अपने आप को धोखा देने के लिए वो ऐसा शो करते हैं, मुझे तो धर्म की बहुत चिंता है, मुझे तो कुरुओं की बहुत चिंता है। अरे अरे संजय बताओ, ये धर्म के क्षेत्र में, कुरुओं के क्षेत्र में इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई, कैसे हो गई? सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ
everything which is clouded by the narcissistic statement कि भैया हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। अपने आप को जो छल कर करके ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेचारा, हाय मैं बेचारा, इसी बबल में वो रहना चाहते हैं। ये मॉडल आपको पहचानना होगा यदि आपके अंदर है। किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर आया कि मैं परिस्थितियों का या लोगों का या घटनाओं का मारा हूं, और अपने उसी को मैं अपने आप को कैद कर दिया। ये रेपिटेटिव आपके साथ मान लीजिए ऐसे एक्सपीरियंसेस होते भी रहे हैं जिसमें आपको पता चलता है कि मैं सब कुछ सही करके भी अन्याय और अत्याचार ही पाता हूँ, वो पाता हूँ जो अन्याय संगत है। परंतु उस घेरे में यदि आपने अपने आप को डिफाइन किया कि हाय मैं बेचारा, सो दैट मीन्स ये ट्रेट आपके अंदर भी है। कोई आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, कोई आपकी वासनाएं इच्छाएं पूरी नहीं हुई, और उनके पूरा ना होने के कारण आपने अपने आप को स्टेटमेंट दिया कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेचारा हूं। सो दिस इज अ ट्रेट व्हिच धृतराष्ट्र डिस्प्लेज। दूसरी चीज, यदि आपने देखा कि मैंने कुछ एक्शंस किए या कहीं मैंने कोई एक्शंस नहीं किए जिनको मुझे करना चाहिए था, और फिर उसके परिणाम बड़े अच्छे नहीं आए या बड़े दुखद आए, बड़ी खराब चीज आपको देखनी पड़ रही है एज ए रिजल्ट, अब भी आप वो ब्लेम नहीं लेना चाहते कि मैंने वो जो किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि आप अपने आप को ये भुलावा देना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। या तो मैं इसलिए परफेक्ट हूं क्योंकि मैं विक्टिम हूं तो मेरे बस का कुछ था नहीं, या मैं इतना परफेक्ट हूं कि मैं गलती कर ही नहीं सकता। सो दिस ब्लेम इज नॉट ऑन मी, दिस ब्लेम इज ऑन समबडी एल्स। परिवार के अंदर ही आप देख लें, एक पति जो मान लीजिए नार्सिसिस्टिक है, अब वो कुछ भी बिगड़ेगा, उसकी ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी, उसका दोष वो अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने पिता पर, अपनी माता पर, अपने ऑफिस पर, सब पर डालेगा, केवल अपनी ओर दृष्टि नहीं डालेगा। यही स्थिति किसी पत्नी के विषय में हो सकती है। उसकी अपनी इच्छाएं हैं, कुंठाएं हैं, कब्जा करने की प्रवृत्ति हो सकती है। एंटाइटलमेंट जो सबसे बड़ा जो एक ट्रेट होता है ना, कि ये तो मेरा होना चाहिए, ये तो मेरी, अपना जो पकड़ कर जकड़ कर रखने की जो टेंडेंसी होती है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट बहुत जबरदस्त होता है। और यदि किसी नार्सिसिस्ट को ये लगे कि मेरी ये जो मिशन है पूरी नहीं हो रही है, एंडेवर मेरा पूरा नहीं हो रहा, तो उस केस में उसका ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट और बढ़ता चला जाता है। ये अपने आप को छलावा देने की उसकी जो टेंडेंसी है ये बढ़ती चली जाती है, और ऐसे में उसका जो सप्लाई है, मान लीजिए वो पत्नी है या पति है या बच्चे हैं, ये और ज्यादा उस लूप में फंसाए जाते हैं। ये बार बार इस तरह से आप इस जाल में घसीटे जाएंगे कि ये उस व्यक्ति के उस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को, उस सेंस ऑफ फेसाड जिसको वो जीना चाहता है, उसको पुष्ट करते रहें, उसको एहसास दिलाते रहें कि तुम अच्छे हो। या तो ये चुपचाप अन्याय सहेंगे, या ये स्वयं नार्सिसिस्ट बनेंगे, या ये बिल्कुल अजीब तरह के मेंटल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अपने अंदर पनपाने लगेंगे, व्हिच कैन बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल, वेरी वेरी डैमेजिंग। सो आपको पहचानना है यदि कोई व्यक्ति या आप स्वयं इन 3 चीफ ट्रेट्स को अपने अंदर रखे हुए हैं जो धृतराष्ट्र के अंदर हैं। क्या? पहला है हिपोक्रेसी एंड सेल्फ डिसेप्शन। मैं उल्टे क्रम में जा रही हूँ। हिपोक्रेसी, कहता कुछ है करता कुछ और है, दिखाता ऐसा है जैसे बड़े हाई आइडियल्स वाला है, लेकिन इसके आचरण में, इसके चॉइसेस में आपको दिखाई देता है कि सब झूठ है, सब पाखंड है। यदि ऐसा है तो आप इसको लेकर बिल्कुल सावधान हो जाइए। दूसरी चीज, दोष अपने ऊपर कभी नहीं लेता, अपनी कभी कोई कमी नहीं स्वीकार करता, हर समय उस दोष किसी और का दिखाता है, हर परिस्थिति में उसको ऐसा लगता है और ऐसा वो दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, मलाइन करता है दूसरों को। यदि दूसरों की बुराई करता हुआ व्यक्ति बहुत आपको मिलता है, हर किसी के बारे में दोषारोपण करता मिलता है, आप सावधान हो जाइए, ये व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। तीसरी चीज, जब व्यक्ति आपको ऐसा करता हुआ दिखाई दे कि मैं तो बहुत ही बेचारा हूं, मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं तो परिस्थितियों के द्वारा बनाया हुआ एक शिकार हूं। यदि व्यक्ति लगातार विक्टिम स्टोरीज आपको बताता है, ऐसी सॉफ्ट स्टोरीज आपको सुनाता है जिसमें आपको हमेशा उस पर दया ही आए, हमेशा ऐसा लगे इस बेचारे से कोई गलती हो ही नहीं सकती, कितना बेचारा है, ये अगर नरेटिव आपको बनाता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है, समझ जाइए ये धृतराष्ट्र वाले मॉडल का नार्सिसिस्ट है। और अपने कान खड़े कर लीजिए, आंखें बिल्कुल खोल के रखिए, और उस लूप में फंसने का प्रयास ना कीजिए। ना तो आप ऐसे व्यक्ति का सप्लाई बने, और ना ही उसकी इन कथाओं पर विश्वास करें, ना ही इसके द्वारा कभी इन्फ्लुएंस होकर किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर दोष देखने का आप भूल कर बैठें जिसको आप जानते ही नहीं है, या आप इसकी स्टोरीज में विश्वास करके किसी उसके एजेंडे का इंस्ट्रूमेंट ना बन जाए। कोई इसका अपना चलाया हुआ कोई स्कीम है और इसकी आप बातों की उस वर्ड सैलेड में फंसकर आप ऐसा कुछ ना कर बैठे जो बाद में आप रिग्रेट करें। So understand this model of narcissism which is displayed in ample by Dhritarashtra, who is not blind only physically but also at the level of his conscience and mind. स्वादिष्ट चाणक्य चक्र पर धृतराष्ट्र ने अपने आप को इस लेवल पर लाकर खड़ा किया है।
इस स्तर पर उन्होंने अपने आप को क्यूरेट किया है, कार्व किया है अपने पिछले जन्मों की यात्राओं के माध्यम से, जिसके एक मैनिफेस्टेशन में इनका फिजिकल अंधापन भी है, जिसका दोष ये किसी और को देते हैं, ये दोष भी ये अपने ऊपर नहीं लेते, ये नियति पर ये दोष देते हैं। सो दैट इज धृतराष्ट्र फॉर यू, दैट इज धृतराष्ट्र's मॉडल ऑफ नार्सिसिज्म फॉर यू। फिर से मिलूंगी अगले मॉडल ऑफ नार्सिसिज्म को आपके साथ डिस्कस करने के लिए। जय श्री कृष्ण।